हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं वीवीआई जीके क्वेश्चंस जो हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों हम लोग आज ये एक एक करके देखते हैं। यह प्रश्न जो है जीके जीएस के आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी बीएसएससी या जिस प्रकार के भी प्रतियोगी परीक्षाएं हों उसमें पूछे जाते हैं। हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसका उत्तर भी और साथ में सभी प्रश्नों का व्याख्या के साथ देखेंगे। पहला नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी की बात होगी, भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गंगा नदी के रूप में जानी जाती है। पहला नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सबसे सही उत्तर होगा। गंगा नदी का अगर हम लोग जाने डिस्क्रिप्शन, तो गंगा नदी जो है गंगोत्री हिमनद से निकलती है दो अलग अलग धारा के रूप में। एक धारा का नाम है भागीरथी, दूसरी धारा का नाम है अलकनंदा, और ये फिर संयुक्त होकर के देवप्रयाग के पास, कहाँ, उत्तराखंड में देवप्रयाग के पास भागीरथी और अलकनंदा नामक नदी जो है एक होकर के उसकी संयुक्त धारा गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। और यह गंगा नदी जो है उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के बाद फिर बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। गंगा नदी में ही जो है इलाहाबाद में अभी कुंभ मेला लगा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, उससे पहले हम लोग इसी प्रश्न में जानेंगे कि ये सबसे लंबी नदी थी। साथ ही साथ अगर भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात आएगी तो वह ब्रह्मपुत्र नदी होगी। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन है। भारत का जो सबसे ऊंचा मीनार है वह है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के मेहरौली साइड में जो है भारत का सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब होगा। हम जितने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा है हमारे स्क्रीन पर कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह है हीराकुंड बांध। जी, भाखड़ा नंगल नहीं या इंदिरा सागर बांध नहीं, बल्कि सबसे लंबी बांध के रूप में कौन बांध जाना जाएगा। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। दोस्तों हम एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके व्याख्या के साथ कवर कर रहे हैं, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के कोई भी अपडेट्स आएंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। सवाल नंबर चौथा की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर चौथा है हमारे स्क्रीन पर कि भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। जी, भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वो चेनानी नौसारी सुरंग, ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर पाँचवा है हमारे स्क्रीन पर कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। जी हाँ, ये भारत में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। हम सभी पूरे जीके सेट को हम इसमें कवर करेंगे। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति की अगर बात की जाए तो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भारत में स्थित है, जिसको हम लोग जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या नाम से जानते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से। जो किन की मूर्ति है? तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। कहाँ स्थित है? तो यह याद रखिएगा, किसकी मूर्ति है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी, गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनके सफल बारदोली सत्याग्रह के संचालन की वजह से उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। उन्होंने जो देश स्वतंत्र होने के बाद जितने भी छोटे छोटे रियासत थे सभी को एकीकृत करने का, एकीकृत भारत का सफल प्रयास किया और उन्हें सफल करके दिखाया था। उन्हीं के ये में जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में स्थापित है भारत में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर छठा है हमारे स्क्रीन पर कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है,
यह हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी और साथ ही साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। वैसे तो माउंट एवरेस्ट भारत के पड़ोसी देश नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जो है वह बछेंद्री पाल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है। तो दोस्तों भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस महोदया हैं वह हैं किरण बेदी, जो रिटायर होने के पश्चात अभी जो है राज्यपाल के रूप में देश की सेवा कर रही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर सवाल नंबर 8 है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो हैं वह स्वर कोकिला या भारत कोकिला कहिए, स्वर कोकिला भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी हैं। जी हाँ, जो उत्तर प्रदेश राज्य की ये राज्यपाल रही, सबसे पहली भारतीय महिला राज्यपाल के रूप में जानी जाती हैं। नाम क्या है? सरोजिनी नायडू जी, याद रखिएगा ताकि प्रश्न छूटे नहीं परीक्षा में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। जी, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तब जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1947 में, उससे पूर्व जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति जिस वक्त हुई थी उस वक्त भारत के जो है वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन कार्य कर रहे थे। तो उन्हें ही स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया, क्योंकि ये स्वतंत्रता के बाद ये गवर्नर जनरल के रूप में रहे कुछ दिन, और उसके पश्चात जो है जे कृपलानी जी जो है सी राजगोपालचारी जी रहे। तो वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय ये जाने जाते हैं। कौन? सी राजगोपालचारी जी। और ये जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 10 कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अगर प्रथम भारतीय की बात आए तो भारतीय के रूप में हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, वैसे मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और रविंद्रनाथ टैगोर, इन सभी को भी ये नोबेल पुरस्कार मिला है। लेकिन प्रथम भारतीय ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर है, जिनकी रचना एक महत्वपूर्ण रचना है गीतांजलि, जिनके गीतांजलि के वजह से इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इन्होंने ही रविंद्रनाथ टैगोर महोदय ने ही अपने देश भारत की जो है राष्ट्रगान लिखा है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। यह रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी की ही है। और रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनकी रचना 2 राष्ट्र का राष्ट्रगान है। एक तो अपने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये रविंद्रनाथ टैगोर की ही रचना है। साथ ही साथ पड़ोसी देश बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला है, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की ही रचना है, जो उन्होंने बंगाल विभाजन के समय लिखा था। दोस्तों अब ही हम लोग 10 प्रश्नों का एक सेट कंप्लीट किए। अगले 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सवाल नंबर 11 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष के रूप में नाम आता है WC बनर्जी। जी हाँ, WC बनर्जी, जिन्हें हम लोग व्योमेश चंद्र बनर्जी, पूरा नाम क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी के रूप में जानते हैं। और संस्थापक के रूप में जो है वो नाम आता है A.O. ह्यूम, यानी एलन एक्टोवियन ह्यूम। एलन एक्टोवियन ह्यूम संस्थापक हैं और प्रथम अध्यक्ष हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। स्थापना कब हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो 28 दिसंबर, जी कब? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ? मुंबई में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं?
12वां नंबर प्रश्न है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, ये सभी अंतरिक्ष की यात्रा किए हैं। तो इसमें से सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर ए है कि राकेश शर्मा जो है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी, लेकिन जो है दुर्भाग्यवश उनका ये जो है लौटने में हुआ। सुनीता विलियम्स वर्तमान में अंतरिक्ष यात्रा पर हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 13 कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? जी हाँ, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है रीना कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन नंबर सी, रीना कौशल धर्मशक्तु। अगर आप हमसे पहले प्रश्नों का जवाब कर पा रहे हैं तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि जो है पता चले कि आपकी जीके की तैयारी कितनी है। सवाल नंबर 14 है कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया, इंडिया की उत्पत्ति जो है यह मुख्य रूप से किस शब्द से हुई है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हम लोग पढ़ते हैं इंडस रिवर के किनारे, तो उसी इंडस से जो है यानी सिंधु शब्द से भारत की उत्पत्ति इंडिया शब्द हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल अगले की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के जो प्रथम वायसराय के रूप में जाने जाते हैं, 1857 के विद्रोह के पश्चात कंपनी का शासन समाप्त होता है और उसके बाद जो है भारत के जो उस वक्त राज्यपाल थे, ये गवर्नर थे, उन्हें भारत के वायसराय के रूप में ये किया जाता है, वो है लॉर्ड कैनिंग महोदय। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय के रूप में जाने जाते हैं। सवाल है 16वां कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की वर्तमान में अभी जो है भारत में महिला राष्ट्रपति ही हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वर्तमान में जो महिला राष्ट्रपति हैं वह है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, यह वर्तमान में हैं। और जो प्रथम महिला राष्ट्रपति हुई हैं वह है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनसे पहले जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे और इनके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद जो है प्रणब मुखर्जी हुए, और इनका जो कार्यकाल रहा है वो 2007 से लेकर के 2012 तक का कार्यकाल रहा है किनका? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का। यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति महोदया हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 है कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्षा, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो हुई हैं भारत में वह है श्रीमती मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं और मीरा कुमार भारत की जो है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हुई हैं। उसके बाद दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जो है कार्यकाल जाना गया वह सुमित्रा महाजन का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 के बाद 18 है हमारे स्क्रीन पर कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? जी हाँ, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाले फर्स्ट इंडियन कौन है? तो 18वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों वह है सीवी रमन। ऑप्शन नंबर ए 18 का सबसे करेक्ट आंसर है कि सीवी रमन जी को जो है नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय के रूप में प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 है कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय हैं वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी जो हैं यह चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय के रूप में अमर्त्य सेन जी का नाम आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही उत्तर होगा। दोस्तों अब हम लोग जो है 10 प्रश्नों का 2 सेट कंप्लीट किया है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो यह पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इससे अपनी तैयारी
करें। सवाल नंबर 22 है हमारे स्क्रीन पर कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है वो 3 क्षैतिज पट्टियाँ, सबसे ऊपर केसरिया, केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई। तो ये जो 3 पट्टियाँ बनी हुई है तो इसका अनुपात क्या होता है, सबसे ऊपर केसरिया है, फिर बीच में वाइट सफ़ेद है और फिर नीचे जो है ग्रीन यानी हरा है। तो केसर और बीच में जो है चक्र है ये जिसमें 24 धारियाँ हैं। तो ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसमें सभी जो पत्तियां हैं वो 1:1:1 में जो है इसका रहता है, यानी सभी धारियों की पट्टियां जो है समान चौड़ाई की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 है हमारे स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसकी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है, लंबाई अगर 3 मीटर होगा तो चौड़ाई 2 मीटर होगा। जी, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होगा कि अगर राष्ट्रीय ध्वज हमारा तैयार किया जाएगा तो जो लंबाई को 3 मीटर रखा जाए तो चौड़ाई को 2 मीटर रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि थोड़ा सा लंबा, चौड़ाई में थोड़ा कम, और तीनों पट्टियाँ जो केसरिया, सफ़ेद और हरा की जो होगी वो सभी समान लंबाई की तीनों पट्टियाँ होंगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 है। 24वां नंबर सवाल कहता है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। तो राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है भारत की संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, यानी स्वतंत्रता से पूर्व, चूँकि संविधान सभा का गठन 1946 में ही हो चुका था और संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य दिसंबर 1946 से कर रही थी, जो कि जाकर के 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य लगभग पूरा हुआ। तो ये राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को जो अपनाने का ये है वह 22 जुलाई 1947 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। जी हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, वंदे मातरम है और जनगण मन है। तो जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, यह हमारा राष्ट्रगान है, और वंदे मातरम जो है यह राष्ट्रीय गीत है। तो 25 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, वहीं हमारे राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हे के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। वंदे मातरम को जो है आनंद मठ, उनकी पुस्तक है बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ, वहाँ से संकलित किया गया है और वह हमारा राष्ट्रीय गीत है, न कि राष्ट्रीय गान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 26 कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। जी हाँ, तो भारत की जो राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में नाम आता है वो आता है डॉल्फिन मछली का। ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब होगा। सवाल अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारे पास 27 है। 27वां नंबर प्रश्न है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूप में जो नाम आता है वह थे लॉर्ड डलहौजी महोदय। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में पहली बार रेलवे ट्रेन मतलब चली थी और उस 1853 में, और उसके 1 साल के पश्चात डाक व्यवस्था की शुरुआत भारत में की गई थी 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। हालांकि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल को क्रूर शासनकाल माना जाता है क्योंकि इन्होंने हड़प नीति अपनाया था और इनकी हड़प नीति के कारण ही 1857 का विद्रोह भी हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 है कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में बिहार विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाने जाते हैं। दूसरे राष्ट्रपति जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जाने जाते हैं, और तीसरे राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर ये जो है तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं जिनका निधन जो है कार्यकाल में ही हो गया था, और ये भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे और बिहार के राज्यपाल के पश्चात भारत के राष्ट्रपति बने और अपने कार्यकाल में ही इनका निधन हुआ। हालांकि ये बिहार उसके बाद जो है डॉक्टर रामनाथ कोविंद हुए हैं द्रौपदी मुर्मू से पहले, जिन्होंने जो है भारत के राष्ट्रपति रहते हुए बिहार का राज्यपाल थे और बिहार के राज्यपाल के पश्चात जो इन्होंने भारत के राष्ट्रपति बने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया।
तो राष्ट्रीय ध्वज नियम जो है ये 2002 से लागू किया गया है। इसीलिए जो भी ऐसे संस्थान थे जो अपने ये पर झंडा नहीं फहराते थे, 2002 के बाद उन्हें अपने ये ऑफिस पर, अपने कार्यालय पर, अपने दफ्तर पर अब झंडा फहराना पड़ता है। उससे पहले जो है वो झंडा नहीं फहराते थे। लेकिन जब 2002 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम आया, तब उसके पश्चात जो है वो लोग अपने कार्यालय पर झंडा फहराना शुरू कर दिए हैं। और भारत के अब सभी सरकारी और गैर सरकारी सभी प्रकार के कार्यालय पर झंडा फहराया जाता है। कब? ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 है कि इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानी जाती है? तो वह है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। दोस्तों 30 महत्वपूर्ण जीके प्रश्नों को हम लोग कवर किए हैं, जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत लाभकारी साबित होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।